सो अब देखते हैं MCQ नंबर 16। MCQ नंबर 16 में ऐसा है कि एक कॉइल दूसरी कॉइल की तरफ आ रही है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कॉइल, दिस इज द अनदर कॉइल, इसकी वेलोसिटी है v और इसकी वेलोसिटी भी है v। तो EMF कितना प्रोड्यूस होगा ये हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस एज यूजुअल, सेइंग E इज इक्वल टू 2E होगा, यानी एक कॉइल की वजह से E जितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द कॉइल इज प्रोड्यूसिंग EMF E। अगर वेलोसिटी देखो सामने आ रही हो तो क्या होगा, वेलोसिटी वी हैव टू ऐड, रिलेटिव वेलोसिटी है जो वो ऐड हो जाएगी, यानी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो EMF भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2E। सो फॉर 16 आवर आंसर विल बी C, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा C, वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17। इसमें एक रॉड दिया हुआ है, रॉड की लेंथ पता है, वो उसको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला में। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको फाइंड करना है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF। देखो जनरली EMF का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू BLV। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो EMF कांस्टेंट, ओके। बट यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो EMF भी चेंज होगा। तो ये इक्वेशन जो है, देखना भाई, ये इक्वेशन को मैं दोनों साइड dE/dt लगा दूँ, यानी d/dt लगा देता हूँ। देन आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज dE/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ BLV। देखो अब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो चेंज होंगे नहीं, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, हो जाएगा d/dt ऑफ v विच गिव्स एक्सेलरेशन। तो dE/dt का इक्वेशन हो जाएगा b × L × a। अब देखो भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, b भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है। देखो b दिया हुआ है, L दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर विल बी d, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा d। द आंसर इज 20 × 10⁻⁻4, 20 × 10⁻⁴ वोल्ट पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18। इसमें ये बोला हुआ है दैट द B इज द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फ्लक्स का फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू B.A। तो फॉर्मूला या तो B.A हो सकता है या फिर BA cos थीटा हो सकता है, या तो फिर सिंपली BA भी हो सकता है, ओके। तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही आंसर है जो इसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन A, ठीक है। ऑप्शन B इज phi इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज 0, थीटा 0, तो BA की वैल्यू BA cos 0 दैट विल गेट B × A, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया हुआ है इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज Q0। थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता है कि भाई कैपेसिटर की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो दोनों सेम हो जाती है। तो उसके लिए टाइम कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। वांट टू फाइंड आउट द टाइम फॉर विच द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ये LC ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखना जब ये दोनों एनर्जी सेम हो जाए, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दोनों सेम हो जाए, एट दैट टाइम जो दोनों एनर्जीज, ठीक है, ये E इज इक्वल टू UB टाइम हमको फाइंड करना है, वी कैन राइट इट विल बी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो देयरफॉर ये लिख सकते हैं, देखो कैपेसिटर के पास एट अ सर्टेन पॉइंट एनर्जी कितनी होती है, इट इज Q² / 2C इज इक्वल टू U यानी टोटल एनर्जी, वो कितनी है Q02 / 2C, और ये 2 तो लिखना ही पड़ेगा। तो इनिशियल चार्ज Q0 है, इसलिए टोटल एनर्जी इनिशियली इट विल बी Q02 / 2C। अब ये कट हो जाएगा, विल गेट Q² इज इक्वल टू Q02 / 2। बस हमको ये फाइंड करना कि ऐसी चीज़ कब होगी। वी कैन ऑल्सो राइट Q इज इक्वल टू Q0/√2, बट Q की वैल्यू क्या होती है, इट इज Q0 cos ऑफ ओमेगा t। तो ये लिख सकते हैं Q0, और ये यहीं पे लिख देता हूँ ना सामने, इट इज Q0/√2। ये कट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ओमेगा t की वैल्यू है 45 डिग्री यानी π/4। ओमेगा यानी क्या होता है, इट इज 1/√LC,
तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1/√LC नीचे ले जाए यानी ऊपर चला जाएगा, विल गेट π/4√LC। सो हमारा आंसर होगा t इज इक्वल टू π/4√LC। सो इसमें जो ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो ये दिया हुआ है। ओके, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू होती है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी और √LC नीचे से ऊपर चला गया। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ ऐसा है, इनिशियली यहाँ पे डीसी फ्लो हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट वाला पोर्शन दिया हुआ है। ओके, सो ऐसा है कुछ कि व्हेन द डीसी वोल्टेज इज 100 वोल्ट, एट दैट टाइम करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। ये क्यों दिया वो बाद में पता चलेगा। अब अगर मैं एसी दे रहा हूँ सेम कॉइल को, एक कॉइल है, कॉइल को अगर मैं इतना वोल्टेज दे रहा हूँ इतनी फ्रीक्वेंसी पे, देन द करंट वी आर गेटिंग 0.5 एम्पियर। एक्चुअली इट विल बी IRMS वैल्यू होगी इसकी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड करना हो, सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू मॉड Z होता है। VRMS कितना है 100, IRMS कितना है 0.5, मॉड Z यानी कितना होगा √R² प्लस XL का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक कॉइल बोली हुई है। ओके, कैपेसिटी जैसा कुछ है नहीं। चलो ये इक्वेशन बन गया, 0.5 को नीचे ले जाते हैं, वी गेट 200 इज इक्वल टू √R² प्लस 2πFL का स्क्वायर। अब ध्यान देना हमको फाइंड क्या करना है, ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट L। ध्यान देना अभी ये जो है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। अब बाकी सारी चीज़ें क्या क्या हमको नहीं दी वो देखो, ये तो 200 कुछ नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज़ 50 हर्ट्ज। पाई की वैल्यू तो सबको पता होती है, इट इज़ 3.14, 2 तो 2 है, आर नहीं दिया हुआ, ठीक है, आर यानी रेजिस्टेंस होता है। अब याद रखना रेजिस्टेंस हो जो है वो एसी हो या डीसी हो, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू V/I, जो डीसी में था, डीसी वाला कंपोनेंट। वोल्टेज कितना है, इट इज 100, करंट कितना है 1, याद रखना ये डीसी वाला लिया हुआ है हम लोगों ने। सो ओवरऑल ये हो गया 100, बाकी सारी वैल्यू पता है हमको, L की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके यू कैन एलिमिनेट, मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे थोड़े सिंपल, एंड यू विल गेट आंसर टू बी L इज इक्वल टू 0.55 हेनरी, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। लेट्स सी MCQ नंबर 21। MCQ नंबर 21 में बोला हुआ है कि भाई इन AC सर्किट, कौन सी AC सर्किट है ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ यही बोला हुआ है इन AC। ध्यान देना, इन AC कौन लीड करता है, करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है। तो आंसर ये होगा करंट भी लीड कर सकता है, वोल्टेज भी लीड कर सकता है। ठीक है, जब कंडीशन जनरली ऐसी हो, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, एट दैट टाइम जो V होगा इट विल लीड I। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। XC ग्रेटर देन XL हो तो करंट लीड करता है। ओके, सो डिपेंड करता है कि भी कौन सी कंडीशन है। अगर ये दोनों की वैल्यू 0 हो, सिर्फ ओनली R हो, तो करंट एंड वोल्टेज कोई लीड नहीं करता, बोथ ऑसिलेट्स इन द सेम फेज। तो क्या आंसर आएगा, इट डिपेंड्स। आंसर क्या लिखेंगे, इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन। So if you see question number 21, तो 21 का आंसर होगा इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन, कि भाई वो कैसी सर्किट दी है। ठीक है, तो 21 का आंसर होगा डी, एनी ऑफ द अबाउट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इसका आंसर कंडीशन अप्लाई होगा। ओके, कुछ कह नहीं सकते। नंबर 22 है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंटर्स इनटू अ मीडियम फ्रॉम द वैक्यूम, फॉर दिस वेव ब्लैंक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। याद रखना कभी भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, जैसे ये कुछ ग्लास जैसा इमेजिन करते हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, एंटर हो रही है, ओके, लाइक दिस। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, दैट इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा। तो ओमेगा विल रिमेन
कांस्टेंट, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। फॉर ए रेडिएशन ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज का जो रेडिएशन है इट इज पासिंग थ्रू एयर, द वेव नंबर यानी क्या होता है, इट इज 1 बाय लैम्बडा, ठीक है, 1 बाय लैम्बडा को बोलते हैं वेव नंबर। द वेव नंबर इज, इसका वेव नंबर क्या होगा, यानी 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। अब याद करो c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी c बाय एफ, तो 1 बाय लैम्बडा विल बी f बाय c। f दिया हुआ है कितना, इट इज 6 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगा यानी 10⁹ होता है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। आंसर हो जाएगा और 20, ओके, तो आंसर होगा 20 पर मीटर। ऑप्शन कौन सा है, सी इज द आंसर, ओके, 20 जो है वो वेव नंबर होंगे यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट blank of the electromagnetic waves is equal to the kinetic energy of the charges oscillating between the two spheres। देखो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा था, देयर वर 2 कैपेसिटर्स, बाकी बहुत बड़ी सर्किट है बट हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स है, चार्ज ऊपर जाता है, जब ये पॉजिटिव हो तो नीचे नेगेटिव होता है, एज अ रिजल्ट ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी वेव बनती थी, दिस वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ऐसे जब चार्ज ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहता है, तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट होता रहता है, एंड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सो दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ दिस आयंस। तो जितनी एनर्जी से ये ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहे हैं उतनी ही एनर्जी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मिलेगी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये जितना ऑसिलेट कर रहे हैं वो एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी वो दोनों सेम होगी, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन वैक्यूम इज लैम्बडा। चलो वैक्यूम यानी n1 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, बिकॉज वैक्यूम बोला हुआ है, तब वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा। आगे क्या है, द It travels from vacuum to a medium of absolute refractive index mu। तो जो फाइनल मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और वहाँ पे जो वेवलेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ, कुछ बोला हुआ नहीं है, लैम्बडा 2 बोल देता हूँ, लैम्बडा डैश या कुछ भी बोल सकते हैं, ये इनिशियल बोल देते हैं, ये इंसिडेंट बोल देते हैं, और ये रिफ्रैक्टेड बोल देते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव, लैम्बडा आई और लैम्बडा आर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब याद रखना इक्वेशन क्या होता है, n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2, दिस इज द इक्वेशन। ओके, स्नेल्स लॉ से आ सकता है ये इक्वेशन। n1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, लैम्बडा 1 की वैल्यू है लैम्बडा इंसिडेंट है लैम्बडा आई इज इक्वल टू n2 की वैल्यू है म्यू और लैम्बडा 2 की वैल्यू है लैम्बडा आर। तो अगर मैं लैम्बडा आई बाय लैम्बडा आर करता हूँ, ठीक है, लैम्बडा आर जो है उसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ओके, अगर ये नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा म्यू इज टू 1, सो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 25 का आंसर होगा बी, ठीक है, दिस इज अवर आंसर।